Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर असल में होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है जो कि लोगों को समझ में आ जाए और हमारे काम को जल्दी और ज्यादा तेजी से पूरा करे। अब कंप्यूटर हम जो आजकल देखते हैं, पहले शुरू में कंप्यूटर वैसे नहीं थे। पहले कंप्यूटर जो बने थे वो बने थे कैलकुलेटर के तौर पे और मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए बने थे। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे उनमें तब्दीली आती गई और वो बन गए जो हमारे पास आजकल लैपटॉप्स और कंप्यूटर हैं, वो बन गए। एप्लीकेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी शॉपिंग मॉल में या किसी भी सुपर स्टोर में आप जाते हैं तो वहां हर जगह एक कंप्यूटर मौजूद जरूर होता है। तो आप कोई आइटम लेते हैं तो उसका जो भी प्राइस होती है उसकी, वो उस कंप्यूटर में स्टोर होती है और जैसे आप कैशियर को देते हैं तो वो आपका बिल भी कैलकुलेट करके दे देता है। तो ये काम वैसे अगर कोई बंदा कंप्यूटर के बगैर करे तो उसे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे पूरा बिल बनाते हुए, पर कंप्यूटर की बदौलत वो काम 2 से 3 मिनट में हो जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में रोज जो मौसम है वो अपडेट होता रहता है, तो ये काम भी कंप्यूटर ही करता है। उसके अलावा कंप्यूटर मूवीज बनाने में, गेम्स के लिए, टीवी शोज या कोई भी एनिमेटेड सीरीज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हॉस्पिटल में भी कंप्यूटर बहुत इस्तेमाल होते हैं और उनकी वजह से ही हमारी जानें बचती है। जैसे कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे हार्ट रेट मॉनिटर हमारे दिल की धड़कन मेजर करने के लिए होती है, एक्सरे की मशीन्स वगैरह वगैरह। अब डेटा क्या है। मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया कि डेटा प्रोसेस होता है, पर डेटा असल में है क्या। ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स, ऐसे कोई भी अल्फाज नंबर्स जो जिनकी कोई तरतीब ना हो, जो अनऑर्गेनाइज्ड हो और उनका कोई मतलब न निकल रहा हो, उसे डेटा कहते हैं। डेटा को तरतीब देने के बाद ही उसमें से कोई मतलब निकलता है और वो काम का बनता है। What is information? Information is organized or classified data which has some meaningful value to the receiver. Information वो डेटा है जिसको हम तरतीब दें या ऑर्गेनाइज करें ताकि उसमें कोई मायना आए और उससे कोई मतलब निकले, ताकि जो यूजर के काम आ सके। डेटा अपने आप में कोई मायने नहीं रखता और किसी को समझ नहीं आता, बस उसको जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तभी डेटा में कोई मायने आता है, कोई मतलब निकलता है उसका और वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है। डेटा की कोई तरतीब नहीं होती और उसमें से कुछ हमें समझ नहीं आता, जबकि इंफॉर्मेशन बिल्कुल तरतीब से लिखा जाता है और हमारे लिए हमारे समझ में आता है और हमारे लिए आसान होता है पढ़ने में। इसके एग्जाम्पल आप देख सकेंगे कि हैरी स्कूल गया, वेंट हैरी द स्कूल टू। अब इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, इसे कहेंगे डेटा। पर जब इसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बन जाता है हैरी वेंट टू द स्कूल। तो अब हमें पता चलता है कि हैरी स्कूल गया, इसे कहेंगे इंफॉर्मेशन। हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर होता है वो पुर्जे कंप्यूटर के जो कंप्यूटर के हमें नजर आते हैं और हम उनको टच कर सके। जो भी डिवाइसेस, केबल्स
तारे, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारी चीजें हार्डवेयर में काउंट होती है। कंप्यूटर का केस, जो भी अंदर हार्ड डिस्क होती है, हर चीज जो भी हम देख सके या कोई फिजिकल फॉर्म जो हम छू सके, उसे कहते हैं हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। वो सॉफ्टवेयर वो सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर के अंदर होती है और उनको हम हाथ में लगा सके, उनको हम देख ले सकते हैं। जब अगर तो वो मॉनिटर पे ले जाते तब। सॉफ्टवेयर एक ऐसी टर्म है जो उन सारे प्रोग्राम्स और डेटा को कहते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करती है। उनकी कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि जैसे हो जाता है क्रोम, हो जाता है विंडोज, वीएलसी प्लेयर, फायरफॉक्स, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावरपॉइंट वगैरह वगैरह। कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर, स्पीड। अब जो कैलकुलेशन हमें लाखों मिनट्स या सेकंड्स लगा सकती है, वो कंप्यूटर कुछ सेकंड्स में कर देता है। रिपीटिशंस कहते हैं कोई भी काम हम बार बार करते जाए तो हम कोई ना कोई गलती करेंगे, पर कंप्यूटर वही काम एक ही टाइम पे हजारों मरतबा कर सकता है। एक्यूरेसी। अब जैसे इंसान है गलती का पुतला, तो हम कभी ना कभी आके गलती करेंगे, पर कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर सारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेता है। स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर डेटा स्टोर करता है और उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती उसको क्योंकि उसे हमेशा याद होता है और हम जब भी चाहे हम वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उससे। सेल्फ ट्रैकिंग। कंप्यूटर हमेशा अपनी गलतियां चेक करता रहता है। सेल्फ ऑपरेटिंग। कंप्यूटर को हम जो भी काम देते हैं वो खुद ब खुद करके दे देता है हमें। Limitations of computer. A computer cannot generate information on its own. कंप्यूटर अपने बलबूते पे कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता जब तक उसे कहा नहीं जाता। A computer cannot come up with original decisions. कंप्यूटर खुद ब खुद सोच के कोई भी काम नहीं कर सकता। A computer cannot correct wrong instructions given to it. अगर हम उसे कोई गलत चीज कह देते हैं या हमसे गलती हो जाती है तो वो ठीक नहीं कर सकते कंप्यूटर। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। आजकल आप जो कंप्यूटर देखते हैं वो सिर्फ नंबर्स कैलकुलेट करने के अलावा बहुत कुछ करते हैं। तो हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आया कैसे बने, पहला कंप्यूटर क्या था, पहले उनका मकसद क्या है बनाने के कंप्यूटर्स का, वो हम सीखेंगे। The abacus, which was invented about 5,000 years ago in Asia Minor and is still in use today, is considered the first computer. दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो अबैकस कंसिडर किया जाता है, जो कि आज से 5,000 साल पहले एशिया में बनाया गया था और अभी तक इस्तेमाल में है। The abacus was a device with sliding beads arranged on a rack with each bead representing a number between 0 and 9. Abacus एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें बॉल थे एक रैक पर अरेंज किया ना हर रॉड के साथ, जैसे आप देख सकते हैं। तो हर बीट जो था वो हर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था 0 to 9 से ना। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि लोग इस पे उस जमाने में भी लोग क्या करते थे, इस पे कैलकुलेशंस किया करते थे और उन कैलकुलेशन से वो अपने हिसाब किताब किया करते थे। अब हम आ जाते हैं नेपियर्स बोर्ड्स पे। In 1612, John Napier created a calculating device that allowed the user to carry out multiplication and division of large numbers. अब अबैकस में तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती थी, पर लोगों को चाहिए था कि अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करें। तो जॉन नेपियर नाम के एक बंदे थे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एक डिवाइस बनाया जिसे कहते हैं नेपियर्स बोर्ड्स।
जब तक नेपियर जिंदा था तब तक ज्यादातर लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते थे छोटे छोटे नंबर्स पर, बहुत कम लोग मल्टीप्लाई कर सकते थे और डिवीजन एक यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट से दे जाता था। तो इसलिए जॉन नेपियर ने ये डिवाइस बनाई और ये डिवाइस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये कैसे काम करता था। Slide rule. In 1622, William of Trent created the slide rule based on Napier's logarithms. A slide rule is a multi-purpose calculator tool. It's what people used to do math in the days before calculators and now ever-present phones and computers. 1622 में विलियम नाम के एक बंदे ने स्लाइड रूल बनाया था नेपियर के लॉगरिथम्स को देखते हुए। स्लाइड रूल एक ऐसा कैलकुलेटिंग टूल है जिससे लोग मैथ करते थे उन दिनों में जब कैलकुलेटर्स भी नहीं होते थे और फोन्स और कंप्यूटर्स भी नहीं होते थे। स्लाइड रूल को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पास्कल लाइन। पास्कल्स कैलकुलेटर is a mechanical calculator invented by Blaise Pascal in the early 17th century. Pascal was led to develop a calculator by the laborious arithmetical calculations required by his father's work as a supervisor of taxes in Rouen. Pascal's calculator एक ऐसा मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया है ब्लेस पास्कल ने जो उसने अपने वालिद के टैक्सेस के कैलकुलेशंस के लिए बनाया था, क्योंकि काम तो बहुत हो गया था इसलिए उसने कहा कि कोई मशीन बना ले इसके लिए। He designed a machine to add and subtract two numbers directly and to perform multiplication and division through repeated addition or subtraction. उसने इस मशीन को ऐसे डिजाइन किया था ताकि कोई भी दो नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर ले और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसने ऐसे परफॉर्म करवाई कि बार बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती रहे। और ये आपकी स्क्रीन पे पिक्चर है पास्कल लाइन की। Leibniz calculator. In 1694, the German mathematician Gottfried Leibniz designed a calculating machine called the step reckoner, which was capable of performing multiplication and division as well. 1694 में एक मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड विल्हेम वॉन लाइबनिट्ज ने एक ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन बनाई जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सके और उसने नाम दिया स्टेप रेकनर। उसके फीचर्स थे मैकेनिकल डिवाइस मेड ऑफ स्टील एंड कॉपर। वो एक ऐसी डिवाइस थी जो स्टील और कॉपर से बनी हुई थी। द स्टेप रेकनर रिप्रेजेंटेड नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। जो कैलकुलेटर था उसने नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया पॉइंट्स में। इट इज बेस्ड ऑन गेयर मैकेनिज्म दैट लाइबनिट्ज इन्वेंटेड। वो गरारियों से चलने वाले मैकेनिज्म पे बेस्ड था। द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस डिवाइस वाज टू ओनली गेट फास्ट, इजी एंड रिलायबल कैलकुलेशंस। इस मशीन को बनाने का मकसद यही था कि जो भी कैलकुलेशंस हो रहा वो तेज, आसान और रिलायबल हो। और लाइबनिट्ज कैलकुलेटर जो था स्टेप रेकनर जिसे कहते हैं हम, उसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है। Arithmeter. Colmar's mechanical calculator, the arithmeter, presented a more practical approach to computing because it could add, subtract, multiply and divide. With its enhanced versatility, the arithmeter was widely used until the First World War. कॉलमार का एक मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसका नाम उसने अरिथमेटर रखा था, वो ज्यादा बेहतर था कंप्यूटिंग के लिए क्योंकि वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड चारों चीजें एक साथ कर सकता था। और इस आसानी की वजह से ये मशीन पहली आलमी जंग में बहुत इस्तेमाल हुई और इसकी पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। Babbage's difference engine. The real beginnings of computers as we know them today, however,
lay with an English mathematics professor, Charles Babbage. He is credited as a true father of computing. जो हमारे पास आजकल कंप्यूटर्स हैं, उनकी जो पैदाइश है, शुरुआत चार्ल्स बैबेज नाम के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से स्टार्ट हुई, जिसको हम द फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं. The difference engine was powered by steam and was large as a locomotive and could print the results automatically. Its goal was to output data as printed tables a necessity. जो डिफरेंस इंजन था वो स्टीम से पावर्ड था और एक ट्रेन जितना बड़ा था, और जो रिजल्ट्स थे, जो आउटपुट था उसका, वो खुद ब खुद दे सकता था. इसको बनाने का गोल यही था ताकि जो डेटा हमारा है वो एक टेबल में प्रिंट हो जाए, जो एक जरूरत थी उस टाइम पे. The difference engine could not be built at that time as the technology to produce many components necessary for its functioning were unavailable. उस वक्त पे डिफरेंस इंजन बन नहीं सका क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उसके लिए चाहिए थी वो उस वक्त उनको मिल नहीं सकी. 1980s में उसको एक अमेरिकन म्यूजियम वालों ने बिल्ड किया, एक मोमेंटो के लिए, एक यादगार चीज बनाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि असल में कंप्यूटर्स कहां से स्टार्ट हुए थे. Babbage's analytical engine. 10 years later, Charles Babbage proposed a more general purpose computer and called it the analytical engine. 10 साल के बाद चार्ल्स बैबेज ने एक कंप्यूटर प्रपोज किया और उसे कहा एनालिटिकल इंजन. The analytical engine would use steam for power, have storage capacity, and the ability to process instructions in any sequence. Analytical engine स्टीम से चलता था, स्टोरेज कैपेसिटी थी उसकी, जिसका मतलब है कि वो डेटा स्टोर कर सकता था और इंस्ट्रक्शंस उससे जो भी दिए जाते थे वो प्रोसेस कर लेता था. और इनपुट के लिए जो कंप्यूटर था वो पंच कार्ड इस्तेमाल करता था. और इसकी एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है. Hollerith's tabulating machine. The Hollerith tabulating machine, also known as the tabulating machine, was an electrical counting machine invented by Herman Hollerith. Hollerith tabulating machine एक ऐसी मशीन थी जो नंबर्स को काउंट कर सकती थी, जो कि हरमन हॉलरिथ ने इन्वेंट की थी. The machine was proof of his concept that data could be encoded by holes punched in a card and thereby counted and sorted electronically. ये मशीन इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ थी कि डेटा जो है वो पंच कार्ड्स के तौर पे रीड किया जा सकता था और उसको काउंट और सॉर्ट किया जा सकता था इलेक्ट्रॉनिकली. और इसकी पिक्चर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है. Generations of computer. Generations of the computer are characterized by a major technological development. जो कंप्यूटर की जनरेशंस हैं वो एक ऐसी एडवांसमेंट या डेवलपमेंट से कैरेक्टराइज हैं जो कि कंप्यूटर को इस हद तक चेंज कर ले कि उसमें उसका साइज कम हो जाए, सस्ते हो जाए कंप्यूटर, और ज्यादा ताकतवर और रिलायबल हो जाए. With each advancement, the computational power increases and the computers go from taking whole rooms to handle devices. हर एडवांसमेंट और हर जनरेशन के चेंज के साथ कंप्यूटर की पावर बढ़ती जाती थी और उनका साइज, जब पहले वो पूरे कमरों में फिट होते थे, तो उसके बाद आते वो सिर्फ हाथ वाले मोबाइल और जो हमारी डिवाइसेस होती हैं उनमें चेंज हो गए. फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 से 1956 तक थी, these early computers used vacuum tube technology as circuitry and magnetic drums for memory. As a result, they were enormous, literally taking up entire rooms and costing a fortune to run. जब शुरू में कंप्यूटर बनना शुरू हुए थे तो वो वैक्यूम ट्यूब नाम की टेक्नोलॉजी है उससे चलते थे और उसकी वजह से उनका साइज जो था बहुत ही बड़ा हो जाता था और वो पूरे कमरों में बनते थे और उनको बनाने और ऑपरेट करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते थे. और इस वजह से
These were inefficient materials which generated a lot of heat, which often led to a lot of malfunctions. इन मटेरियल से हीट गर्माइश बहुत जनरेट होती थी, जिससे जो वैक्यूम ट्यूब से फट जाते थे और उनको भी ठीक करने में बहुत टाइम लगता था. These computers relied on machine language, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में, to perform operations and they could solve only one problem at a time. वो एक सम सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लगा देते थे. The input of these computers was based on punch cards and paper tape, and the output was printed on paper. अब इनमें जो हम नंबर्स इनपुट करते थे वो हम पंच कार्ड्स और पेपर टेप की मदद से करते थे, और जो हमारे पास आउटपुट जो सम सॉल्व होकर आता था वो पेपर पे आता था. The UNIVAC was the first commercial computer delivered to a business client, the US Census Bureau, in 1951. UNIVAC वो पहला कंप्यूटर था जो किसी बिजनेस क्लाइंट को डिलीवर किया गया था. Some examples of the first generation computing devices are the Electronic Numerical Integrator and Calculator ENIAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer EDVAC, Universal Automatic Computer UNIVAC. और ये पिक्चर है दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर की, जो है द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ENIAC भी कहते हैं. सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक थी. Transistors were the next big advancement in the world of computers and the start of the second generation of computers. अब वैक्यूम ट्यूब्स के बाद ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आई, जो कंप्यूटर की दुनिया में अगली नई जदीद एडवांसमेंट थी और इजाद थी, जो और इसने सेकंड जनरेशन स्टार्ट की थी कंप्यूटर्स की. In this generation, transistors were used that were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machines made of vacuum tubes. इस जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे वो ज्यादा सस्ते होते थे, कम बिजली खाते थे, साइज उनका छोटा हो गया था और तेज और ज्यादा रिलायबल हो गए थे. In this generation, magnetic cores were used as the primary memory and magnetic tape and magnetic disks as secondary storage devices. जो भी डेटा स्टोर होता था वो मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता था. Assembly language and high-level programming languages like Fortran, COBOL were used. इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी वो असेंबली लैंग्वेज और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी. The transistors were still very costly and required air-conditioned rooms to operate. ट्रांजिस्टर्स अभी भी बहुत पैसे इस्तेमाल होते थे इनको ऑपरेट करने में, और इनको चलाने के लिए एसी वाले रूम चाहिए होते थे हमेशा. Although they were more reliable and less heat consuming, they still used too much heat and consumed a lot of electricity. अलबत्ता कि वो बेहतर हो गए थे वैक्यूम ट्यूब से, पर फिर भी इनको चलाने में बहुत पैसे लगते थे और बहुत बिजली चाहिए होती थी. आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स से इस सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स कितने छोटे हो गए हैं.
Types of computers. Computers come in various types and may be classified in various ways. कंप्यूटर्स मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं और किसी मखसूस काम के लिए कोई खास कंप्यूटर बनाया जाता है. कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ए पर्पस, कि वो किसी खास काम के लिए बनाए गए हैं या मुख्तलिफ कामों के लिए बनाए गए हैं. बी टाइप ऑफ डेटा हैंडल, आया कि वो एनालॉग डेटा इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल डेटा. सी कैपेसिटी, कि वो कितना काम एक सेकंड में या कितने ऑपरेशंस एक सेकंड में परफॉर्म कर सकते हैं. Classification according to purpose. Number 1, general purpose computers. These computers are designed to handle a variety of different tasks. ये कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं और मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम देने के लिए. General purpose computers can be used for such various applications such as payroll, budgeting and inventory. General purpose computers वो कंप्यूटर्स हैं जो इस्तेमाल की जाते हैं पेरोल, जिसे जो होता है लोगों की तनख्वाह कैलकुलेट करना, बजटिंग कितने एक्सपेंसेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैलकुलेट करना, और इन्वेंट्री कि किसी सुपर स्टोर में या किसी मार्केट में कितने आइटम कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मिकदार में है, उसका कैलकुलेट करना. नंबर 2, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स. These computers are designed to handle a specific problem or to perform a specific task. ये किसी मखसूस काम या मखसूस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं. Examples of special purpose computers are those used for collecting highway tolls, satellite tracking, air traffic control and industrial process control. Special purpose computers वो computers होते हैं जो हाईवे पे आप देखते होंगे कि कोई computers टैक्स लेने के लिए होते हैं, कुछ कंप्यूटर्स होते हैं ऐसे होते हैं जो खला में सैटेलाइट्स होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए होते हैं, और कुछ कंप्यूटर्स जहाज़ों की ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी होते हैं. डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर फॉर वेरियस टास्क्स. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर फॉर स्पेशल टास्क. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एक काम के लिए नहीं बनते बल्कि मुख्तलिफ कामों के लिए बनाए जाते हैं, जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स किसी एक खास काम के लिए बनाए जाते हैं. Low computational power and high computational power for complex tasks. General purpose computers को इतनी पावर की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो उनके प्रोसेसेस होते हैं, जो उनके टास्क होते हैं वो इतने पावर कंज्यूमिंग नहीं होते, इतना ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं होती. जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है क्योंकि उनके टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत मुश्किल होते हैं सॉल्व करने में. जनरल पर्पस कंप्यूटर्स स्लो होते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं किसी टास्क करने में, जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स तेज होते हैं और वही काम वो ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डेटा हैंडल. नंबर 1, एनालॉग कंप्यूटर्स. Analog computers are commonly used for scientific and engineering problems, particularly in chemical industries, electrical power plants, and petroleum refineries. Analog computers वो computers होते हैं जो कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इस्तेमाल होते हैं, और ये ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स और पेट्रोलियम रिफाइनरीज में. An analog computer operates on numbers represented by directly measurable quantities. एक एनालॉग कंप्यूटर ऐसे नंबर्स पर ऑपरेट करता है जो कि डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटीज पे बेस्ड हो, जैसे कि हमारे टेम्परेचर, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, जो कि बार बार उसी सेकंड में ट्रेन होती रहे. नंबर 2, डिजिटल कंप्यूटर्स. डिजिटल कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट स्पेशलाइज इन काउंटिंग. ये वो कंप्यूटर्स हैं जो नंबर्स को काउंट करने में स्पेशलाइज करते हैं. Unlike the analog computer, which receives data in a continuous form, the digital computers handles value that are in a discrete form, binary 0 और 1. Analog computer जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा को वेव्स या कंटिन्यूस फॉर्म में रिसीव करता है, उसकी जगह पे डिजिटल कंप्यूटर ऐसी वैल्यूज को हैंडल करता है जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में हो, बाइनरी 0 या 1 में. डिजिटल कंप्यूटर्स ज़्यादातर बैंक, सुपर स्टोर या ऐसी जगह पे इस्तेमाल होते हैं जहां पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, नंबर्स को कैलकुलेट करना जरूरी होता है. नंबर 3, हाइब्रिड कंप्यूटर्स. हाइब्रिड का मतलब है किसी भी दो चीजों का मिक्सचर हो. वैसे ही हाइब्रिड कंप्यूटर्स एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम का मिक्सचर है, या
combination है. These are the machines that incorporate in a single computer both analog and digital features. ये वो मशीन है जिनमें दोनों एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की खुसूसियात मौजूद हैं. These computers are used in working out special types of problems in science and various areas of engineering. ये कंप्यूटर्स उन जगह पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर एक खास तरह के प्रॉब्लम्स हो इंजीनियरिंग या साइंस वाले एरियाज में. डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वेव फॉर्म में, और डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा को डिस्क्रीटली वंस और जीरोस में रिप्रेजेंट करते हैं. एनालॉग कंप्यूटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सिग्नल्स के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर्स वोल्टेज पल्सेस को सिग्नल के टाइप से एक्सेप्ट करते हैं. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी. Number 1, supercomputers. Any computer of a class of extremely powerful computers. The term is commonly applied to the fastest high-performance systems available at any given time. सुपरकम्प्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो किसी भी वक्त में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस और सबसे तेज़ ऑपरेशंस एक सेकंड में कर सके. जैसे कि सुपरकम्प्यूटर्स एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑपरेशंस एक सेकंड में कंप्लीट कर सकते हैं. Supercomputers have been used for scientific and engineering applications that must handle very large databases or do a great amount of computation or both. Supercomputers इस्तेमाल होते हैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जहाँ पर उनको बहुत सारे डेटा एक ही टाइम पे प्रोसेस करना होता है, या उनको एक वक्त में बहुत कंप्यूटेशन करनी पड़ती है, या दोनों एक ही टाइम पे. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर कैसे होते हैं, और ये सुपर कंप्यूटर है IBM का समिट. मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम्स आर कंप्यूटर्स यूज प्राइमरीली बाय large organizations for critical applications, bulk data processing such as census, industry and consumer statistics. सुपर कंप्यूटर्स के बाद आ जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल करती हैं एक वक्त में बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि सेंसस या स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं. मेन फ्रेम्स यूजुअली सर्व द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द डिजायर्ड डेटा इन रियल टाइम. मेन फ्रेम्स का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि जो डेटा किसी बंदे को चाहिए वो उसी वक्त उसको मिल जाए. It is used for millions of smaller and simpler calculations and transactions unlike supercomputers. ये जबकि सुपर कंप्यूटर्स एक प्रोसेस पे पूरा पावर इस्तेमाल करता है, उसकी जगह पर मेन फ्रेम्स मिलियंस कैलकुलेशंस एक टाइम पे परफॉर्म करता है साथ साथ. आपकी स्क्रीन पे आपको पिक्चर होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से कम साइज में होता है, पर फिर भी काफी बड़े होते हैं. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी. मिनी कंप्यूटर. Many computers are increasingly powerful and do almost anything that large computers do, only more slowly and at much lower cost than mainframes. Many computers वो computers हैं जो mainframe computers का एक छोटा version है, पर वो हर चीज़ कर सकते हैं जो mainframe computers कर सके, बस थोड़ा slow और कम प्राइस पे. तो जैसे कि mainframes बड़ी बड़ी organizations इस्तेमाल करती हैं, वैसे छोटी organizations मेन फ्रेम्स को ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती या उनका इतना काम ही नहीं होता कि वो एक मेन फ्रेम खरीदे. These computers are smaller than a mainframe and larger than microcomputers in size. ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं पर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ हो. Microcomputers or personal computers are the smallest computers designed to be used by individuals for writing, illustrating, budgeting, playing games and communicating with other computers. Microcomputers वो computers हैं जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक सिंगल बंदे के लिए, सिंगल इंसान के लिए बनाए जाते हैं. Impact of computers on society. Today computers are constantly becoming a part of our everyday life and have significantly influenced our lifestyle. आज आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी में
हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, और जहां भी हम जाते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं। आपका कोई भी एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता कि आप कंप्यूटर्स से इंटरेक्ट ना करें, कंप्यूटर से कोई काम ना करें। Computers are used in everything from the home PC or laptop to appliances such as microwave ovens, washing machines, entertainment devices, mobile phones, and even in our cars. Computers ऐसी चीजें हैं जो हमारे घर में हमारे अप्लायंसेस जैसे माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन या एंटरटेनमेंट डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स और गाड़ियों तक में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। Impact of computers in education. The use of computers for educational purposes has been highly beneficial for the students and teachers as well. Computers का इस्तेमाल एजुकेशन की फील्ड में बहुत फायदेमंद रहा है स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो भी लेक्चर्स मटेरियल चाहिए होते हैं तो वो इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। इट इज एट टर्शियरी लेवल दो that computers really come into use. News, assignments, tests, lecture notes, etc. can be placed on the internet for students to access. Computers एक छोटे लेवल पर ही काम आते हैं, पर खबरें, असाइनमेंट्स, टेस्ट, लेक्चर के नोट्स जो हैं वो इंटरनेट पे स्टूडेंट्स के लिए रखे जा सकते हैं ताकि वो एक्सेस कर सके आसान से और घर बैठे वो ही पढ़ लें। Computers are also beneficial for research purposes. One can get information throughout the world sitting at home. कंप्यूटर्स रिसर्च के लिए भी बहुत फायदेमंद है कि कोई भी इंसान घर बैठे ऐसी चीज पढ़ सकता है जो कि स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे हो या कोई जर्मनी में पढ़ रहा हो, वही चीज हम घर बैठे पढ़ सकते हैं। Impact of computers in workplaces or businesses. Computer technology has advanced greatly in the past couple of years. In warehouses and factories, a computer could replace humans completely. कंप्यूटर ने इन चंद सालों में बहुत तरक्की कर ली है। वेयरहाउसेस और फैक्ट्रीज में एक कंप्यूटर बहुत इंसानों को रिप्लेस कर सकता है या उनका काम खुद कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंसानों को ब्रेक चाहिए होती है और इंसान एक ही काम बार बार करे तो उसको सालों लग जाते हैं और उसको बार बार तनख्वाह देनी पड़ती है। तो वही काम एक कंप्यूटर बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी ब्रेक के वही काम बार बार करता रहेगा और कभी थकेगा नहीं। कंप्यूटर्स हैव हैड बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट इन द वर्क प्लेस। कंप्यूटर का एक नेगेटिव इफेक्ट भी आया है हमारे वर्क प्लेस पे और एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आया है। नेगेटिव इफेक्ट ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर की वजह से काफी लोग बेरोजगार हो गए, और पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि हमारा जो काम है वो और तेजी से बढ़ता जा रहा है और हम ज्यादा क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। Impact of internet on society. Around the world, the internet is available to millions of people. Those that don't have a computer or access to the internet at home will often have access at work or school or even at the internet cafes. Another added bonus of the internet is that the majority of the information and services available are free. आप दुनिया में जहां भी जाएंगे आप देखेंगे कि लोगों के पास इंटरनेट जरूर मौजूद होता है, और जिनके पास नहीं भी होता तो वो काम पे या स्कूल जाके इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हैं। तो उसके अलावा एक और बोनस जो है इंटरनेट का वो ये है कि इंटरनेट पे ज्यादातर चीजें जो है वो फ्री है और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सर्विस हमें फ्री में मिल सकती है। The internet creates new ways for citizens to communicate, congregate, and share information. इंटरनेट हमारे लिए नए जरिए बनाता है कि हम लोगों से कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें और इंफॉर्मेशन शेयर करें। It is obvious that the internet has continued and will continue to change the way we live. ये अब ऑब्वियस ही है कि इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को चेंज कर लिया है और ज्यादा चेंज करता रहेगा। Computers have had a profound impact on every part of our lives, from home to the workplace, from education to business. Computers aid us to do what we want. कंप्यूटर ने हमें हमारी जिंदगी के हर पहलू पे हमारी मदद की है और हमारे जिंदगी के हर हिस्से में वो इंटीग्रेट या काम आता है। हमारे घर से लेकर हमारे काम तक, हमारे एजुकेशन से लेकर हमारे बिजनेस तक
कंप्यूटर हम जो चाहे हमें उस हर काम में मदद कर सकता है। इन जनरल कंप्यूटर्स आर बेनिफिशियल टू द टास्क दे आर अप्लाइड टू। कंप्यूटर उन हर टास्क में फायदेमंद है जो जिसमें हम इसे लगाए। Programming language. A programming language is a set of step-by-step instructions that directs the computer to do the tasks you want it to do and produce the results you want. Programming language एक ऐसे instructions का सेट है जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं उसे बताने के लिए कि कौन सा टास्क कैसे करना है और उसका आउटपुट या रिजल्ट कैसा आना चाहिए। A set of rules that provide a way of telling a computer what operations to perform. Programming language उन रूल्स के सेट को भी कहते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन से ऑपरेशन से कौन से एक्शंस या कौन से काम परफॉर्म करने हैं। देयर आर हाउएवर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई एक नहीं होती, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। Every being has its own language that it communicates in. Like that, computer has its own language called machine language with which we can communicate with it. हर जानदार चीज के पास अपनी एक जुबान होती है जिसमें वो बात करता है। उसी तरह कंप्यूटर भी एक ऐसी चीज है जिसकी अपनी जुबान है जिससे हम उसको बताते हैं कि हमें कौन से काम किस तरीके से करवाना है और उस जुबान को हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। It is a language of ones and zeros, means every instruction in machine language consists of a series of ones and zeros that a computer can understand and execute directly. ये ones और zeros की जुबान है जिसमें हर इंस्ट्रक्शन या हर कम्युनिकेशन हम करते हैं जो वो 1 और 0 के एक सीरीज से करते हैं जो कंप्यूटर उसी वक्त समझ जाए और उसे एग्जीक्यूट कर ले या चला ले या रन कर ले। Each computer used to have its own machine language, but in the upcoming years, companies standardize the language and use it all together. हर कंप्यूटर की अपनी कोई जुबान या मशीन लैंग्वेज होती थी, पर आगे आगे इसको स्टैंडर्डाइज किया गया जिससे सारे कंप्यूटर्स की एक ही मशीन लैंग्वेज रखी गई ताकि प्रोग्रामर्स को हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग जुबान सीखनी ना पड़े। असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेज के बाद जो नया लेवल आया था, जो अगला लेवल आया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, वो था असेंबली लैंग्वेज। ईच कंप्यूटर हैज इट्स ओन यूनिक असेंबली लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी एक खास असेंबली लैंग्वेज हुआ करती थी। इन असेंबली लैंग्वेज द स्टेटमेंट्स आर रिटन इन सिंबॉलिक कोड्स which are easier for us humans to read and write compared to machine language. असेंबली लैंग्वेज में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो एक सिंबल्स में लिखी जाती हैं जिसे हम कहते हैं निमोनिक्स, जो कि मशीन लैंग्वेज की निस्बत ज़्यादा आसान है और ज़्यादा तेज़ है लिखने में या समझने में हम इंसानों के लिए। An assembly language program produces a shorter machine language program, but still, writing a program in it is very difficult because of its symbolic nature. Assembly language का जो प्रोग्राम है वो मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम को छोटा कर लेता है, पर फिर भी इस ज़बान में कोई भी प्रोग्राम लिखना मुश्किल था क्योंकि इसके जो अल्फ़ाबेट्स थे वो फुल इंग्लिश में नहीं थे और सिंबल्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, और इसी वजह से हम इसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। High level languages. High level languages are those programming languages which are closer to human languages, mostly English. High level languages हम उन programming languages को कहते हैं जो कि इंसानी ज़बान के ज़्यादा करीब हों और इंसानों के लिए समझने में आसानी हो जाए। They are far more easier for the user to understand and make programs in it. मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के से अगर कंपेयर किया जाए इन्हें, तो इन्हें समझने में और लिखने में और भी प्रोग्राम्स बनाने में इंसानों को ज़्यादा आसानी और ज़्यादा जल्दी से वही काम हो जाता था। हाई लेवल लैंग्वेजेस डू नॉट हैव टू बी रिटन फॉर स्पेसिफिक कंप्यूटर। जैसे असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज हर कंप्यूटर के लिए खास अलग अलग बनाई जाती थी, वैसे हाई लेवल लैंग्वेजेस एक खास कंप्यूटर के लिए नहीं बनाई जाती बल्कि सब कंप्यूटर्स के लिए बनाई जा सकती हैं। सम हाई लेवल लैंग्वेजेस आर पास्कल, C++, Fortran, Java, Python, etc. Language translators. As the computer can only understand machine language, a program written in assembly language or high-level language like C or Pascal, etc. must be converted to machine language before a computer can execute it. जैसे कि आपको
समझ में आया कि मशीन की जुबान मशीन लैंग्वेज है या बाइनरी लैंग्वेज है, और उसके बाद असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। पर वो दोनों जुबानें मशीन की जुबान तो नहीं है ना। तो यहाँ आके आ जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो कि असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें ताकि उसे कंप्यूटर समझे और रन करे। Language translators are used to serve this purpose, that is, conversion of source program into object program. Language translators का यही काम होता है कि वो source program को machine language या object program में convert कर ले। There are three types of language translators. Number one, assembler. Number two, compiler. And number three, interpreter. Assembler. Assembler is a language translator that converts an assembly language program into machine language. असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि असेंबली लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज फैसिलिटेट्स programmers to write programs easily, but it is also necessary that all programs be converted into machine language to be understood by the computer. कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम जल्दी बनाने में तो फैसिलिटेट करती है, पर यह जरूरी है कि जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए ताकि वो कंप्यूटर समझ सके। कंपाइलर। A compiler is just like an assembler, but the only difference is that compiler translates the high-level programs into machine language. Compiler बिल्कुल assembly language के ट्रांसलेटर assembler की तरह है, बस फर्क यह है कि कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। Compiler translates whole program into machine language at once and makes a separate object file for the translated program. Compiler पूरे प्रोग्राम को एक ही बारे में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता था और उसके एक अलग से ऑब्जेक्ट फाइल बनाता था ताकि जब भी कंप्यूटर को ऑब्जेक्ट फाइल चलानी हो उसे बार बार ट्रांसलेट करना ना पड़े और वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए। इंटरप्रेटर कंपाइलर की तरह भी हाई लेवल प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एंड डज नॉट मेक एनी ऑब्जेक्ट फाइल। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर फर्क बस यही है कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जबकि कंपाइलर प्रोग्राम को पूरा एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर लेता है। और कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है जिसकी वजह से हमें बार बार उसे ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता प्रोग्राम को, पर इंटरप्रेटर ऐसी कोई ऑब्जेक्ट फाइल बनाता नहीं, जिसकी वजह से हम जब भी प्रोग्राम चलाते हैं हमें बार बार उसे ट्रांसलेट करना पड़ता है और हमारा टाइम ज़ाया होता है। इसलिए ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर को ज़्यादा प्रेफर करती हैं।